राजपूत ट्यूटोरियल्स में सत्र 2022-23 के लिए नए बैच होने जा रहे हैं प्रारंभ। CGPSC मेंस 2021 शॉर्ट टर्म बैच 21 फरवरी 2022 से, CGPSC मेंस 2022 लॉन्ग टर्म बैच 7 मार्च 2022 से, CGPSC प्री प्लस मेंस 2022 लॉन्ग टर्म बैच 28 फरवरी 2022 से, CGPSC प्रीलिम्स 2022 लॉन्ग टर्म बैच 7 मार्च 2022 से। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध होंगे, जहां ऑफलाइन बैच में प्रवेश पर ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए राजपूत ट्यूटोरियल्स का मोबाइल ऐप। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो ये फॉर्मेट है वो CG व्यापम के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को निकाला गया है और टोटल 30 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है जिसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है? एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है सिग्नल, ऑप्शन सी है पैकेट, ऑप्शन डी है स्लॉट। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका वीडियो होता है, जो आपका वीडियो होता है वो बेसिकली वीडियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वीडियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। ठीक है, ठीक। तो वीडियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है। और जब इस ग्रुप ऑफ इमेज को हम गति प्रोवाइड कर देते हैं, यह चित्रों के संग्रह को जब गति के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक वीडियो के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है, उस प्रकार से वो दिखता है। तो जो वीडियो है बेसिकली वो है क्या चीज? कलेक्शन ऑफ इमेजेस है, खूब सारे चित्रों का संग्रहण है। उसके साथ साथ जब उसे गति के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड के साथ उसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक वीडियो के तरह वो सामने प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो जब हम टेक्निकली यहाँ बात करते हैं वीडियो की तो यहाँ पर जितने भी इमेजेस वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेम्स के नाम से। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फ्रेम्स जो होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स जो होते हैं वो बेसिकली इमेजेस होते हैं। उस वीडियो के अंदर खूब सारे फ्रेम्स होते हैं जो कि एक इमेज ही होता है, एक हिस्सा ही होता है। उसको हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे फ्रेम कहते हैं। तो यहां पर वीडियो के तारतम्य से बना होता है के क्वेश्चन को अगर हम यहां पर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पहला ही ऑप्शन जो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वो सही है इस क्वेश्चन के आंसर को। जिस प्रकार आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसमें जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो जिस मोमेंट पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जिस समय आप उसको स्क्रीनशॉट करेंगे, आपको उस समय मेरी जो एक्टिविटी है वो एज एन इमेज के फॉर्म में देखने को मिलेगी। आप अगर मल्टीपल इमेजेस लेते हैं, बहुत सारी इमेजेस अगर स्क्रीनशॉट के फॉर्म में लेते चले जाते हैं इस वीडियो से, तो आप जब उसको एक साथ गति में उसको देखते हैं नेक्स्ट 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 करके, तो होगा ये आपको वीडियो की तरह चलती हुई दिखेगी। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो के तारतम्य से बना हुआ होता है तो यहां पर क्या हो गया? वीडियो जो है कलेक्शन ऑफ इमेजेस है और कलेक्शन ऑफ इमेजेस को ही जब हम स्पीड के साथ यानी गति के साथ उन चित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वीडियो के फॉर्म में वो देखने को मिलता है। और यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसमें बात इस तरह से होती है कि फ्रेम्स के फॉर्म में वो वीडियो के अंदर के कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं और उन फ्रेम्स में ही अगर हम कुछ फ्रेम्स को हटा देते हैं, जैसे कि आगे और अगर इसमें बात की जाए कि वीडियो का जैसे साइज होता है, बहुत बड़ा साइज हो गया, छोटा साइज हो गया, तो यहां पर कंप्रेशन भी करते हैं अपन। क्या करते हैं? कंप्रेस भी करते हैं वीडियो को। बहुत बड़े साइज का है तो उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ जो कंप्रेशन भी होता है, दो प्रकार से कंप्रेशन होता है। एक होता है लॉसी कंप्रेशन, एक होता है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में कुछ फ्रेम्स हटा दिए जाते हैं जिसकी जरूरत हमको कम समझ में आती है, तो उस कारण से उसका साइज जो है कम हो जाता है। लॉसलेस के अंदर कंप्रेशन भी होता है और उसका साइज भी कम होता है। समझ में आ रही बात? और उसमें से कोई कंटेंट भी डिलीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर वीडियो के इस क्वेश्चन के लिए तो इतना ही काफी है कि वीडियो के
तारतम्य से बना होता है क्या? फ्रेम। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर, जो कि ऑप्शन बी सिग्नल, ऑप्शन सी पैकेट और ऑप्शन डी स्लॉट, ये यहाँ पर मायने नहीं रखेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन जो है यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो यहां पर जो बात हो रही है, बेसिकली बात हो रही है प्रिंटिंग की। ठीक है, जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स को कौन सबसे अच्छे ढंग से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है, छाया प्रति उसकी निकालता है, प्रिंट निकालता है, वो यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दिया हुआ है ऑप्शन डी में क्या? प्लॉटर। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो हमें जरूरी बैकग्राउंड है, ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज के इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस पार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो प्रिंटर होता है, देखो प्रिंटिंग की बात हो रही है, प्रिंटर के क्वालिटी की बात हो रही है, तो हमको थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो जो प्रिंटर होता है बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? आप सभी को पता है क्या? नॉन इंपैक्ट, ठीक है, प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब देखेंगे जो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसके अंदर भी दो प्रकार होता है। एक होता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन होता है? आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसमें आते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर क्या क्या होता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा जो होता है इसका टाइप, वो कौन सा होता है आपका? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर में आ जाता है आपका ड्रम प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है, चेन प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो आ जाता है तीसरा बैंड प्रिंटर। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, क्लासीफाई करता हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो प्रिंटर के दो प्रकार, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर के अंदर डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के अंदर ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। अब आते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। इसके अंदर आता है पहला लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, और दूसरा जो हो जाता है आपका यहाँ पर इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, तीसरा जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है आपका? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये हो गए इनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं, समझते हैं कि होता क्या है, ताकि प्रिंटर से रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनना चाहिए। प्रिंटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पे जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट को जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। वो चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में हो सकता है, PDF हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसे आउटपुट के तौर पे हम देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर पे जब उसको पढ़ते हैं तो ठीक है, जब हम कंप्यूटर पे उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब कमांड देके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जब उसे कमांड देके प्रिंट किया जाता है उस सॉफ्ट कॉपी को, तो हमें हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड फॉर्मेट में वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को
हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, यानी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है कमांड देने के साथ साथ। और प्रिंटर यहाँ पर दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो उस टाइप के प्रिंटर होते हैं जिसका लॉजिक ये होता है कि किसी भी प्रकार से पेपर पे प्रहार के माध्यम से वह प्रिंट कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो पेपर पे प्रिंट देना प्रिंटर का काम, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर का काम क्या है, लॉजिक क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है कि वो पेपर पे प्रहार के माध्यम से, स्ट्राइक करने के माध्यम से ही अक्षरों को वहां पर छापता है, जिसके वजह से हमको वहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर का आउटपुट इस प्रकार से मिलता है। समझ में आ रहा है? तो पेपर है, उसमें स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज होगा, यानी कि हम किसी भी प्रकार से प्रहार करेंगे और प्रहार की वजह से हमको वहां पर आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो यहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रहार के माध्यम से, ठीक है, स्ट्राइक करके। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो जिसमें प्रहार नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से पेपर पे कांटेक्ट नहीं होता और वहां पर प्रिंट होके हमको डॉक्यूमेंट आउटपुट के फॉर्म में, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हमको देता है। दूसरा, दो प्रकार होते हैं, पहला हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रहार यानी स्ट्राइक करके जो मैकेनिज्म है उसका प्रिंट करने का वो करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना कांटेक्ट के उस पेपर में उस चीज को, जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट दिया है उसको प्रिंट करके निकालता है। अब यहाँ पर और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन हो रहा है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इसके साथ साथ लाइन प्रिंटर के अंदर अपन देखेंगे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं, जो लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए। इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर जो होता है वो भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर। दूसरा होता है इंकजेट प्लॉटर, ठीक है। तीसरा होता है आपका ड्रम प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर ऑफिशियल वर्क के लिए, डेली यूज के लिए हम प्लॉटर का यूज नहीं करते। प्लॉटर एक अलग स्पेसिफिक यूज के लिए एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में, बहुत सारे ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो ब्रिजेस हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, ऐसा कुछ एरोप्लेन, एरोड्रम, इस सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को, मेगा स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रिंटिंग टूल यूज़ होता है उसमें आते हैं आपके क्या, प्लॉटर। एक होता है आपका फ्लैट बेड, एक होता है इंकजेट, एक होता है ड्रम प्लॉटर। जिस प्रकार से यहाँ ड्रम है तो ड्रम के जैसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर से पेपर जो है निकलेगा और एक रोबोटिक आर्म होगा, एक ऐसा पेन नुमा एक आर्म होगा जो कि उसमें अप और डाउन, साइड और लेफ्ट राइट, इस तरह से वो पूरी तरह से उसमें प्रिंट करके वहां पर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है, जिस प्रकार से इसका नाम है उस प्रकार से ही ये होता है, एक फ्लैट बेड होता है, उसमें पेपर लगाया जाता है और उसमें खूब सारी पेन्स की मदद से जिस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर कमांड के माध्यम से, कंप्यूटर में कमांड के माध्यम से हम इसे जब आउटपुट के लिए देते हैं कमांड, तो यहाँ पर जिस प्रकार का भी स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर ड्रॉ करने शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से इंकजेट भी काम करता है, इंकजेट प्लॉटर भी काम करता है। खूब सारी पेन्स होती हैं, खूब सारी उसमें इंक होती है अलग अलग कलर की, जिसके माध्यम से जो भी इनपुट हमने दिया है कमांड आउटपुट के लिए, वो इस डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट के तौर पे देखने को मिलेगा। तो प्रिंटर और प्लॉटर की जब क्वालिटी की बात आती है, अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी का जो ग्राफिक्स होता है ये यहाँ पर प्लॉटर के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। प्रिंटर और प्लॉटर को जब अपन कंपेयर करते हैं तो हाई क्वालिटी का जो प्रिंट आता है, जो ग्राफिक्स का प्रिंट आता है वो प्लॉटर के माध्यम से आता है। तो आइए
क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। ये सारे जो हैं आपके प्रिंटर के पार्ट्स हो गए और ये हो गया आपका प्लॉटर। दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, दोनों ही प्रिंट करते हैं और दोनों के बारे में हमने अभी डिटेल में जान लिया कि क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है और कौन कितने अच्छे तरीके से प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रिंट देता है, अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक जो है डिज़ाइन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, प्लॉटर हाई क्वालिटी का प्रिंट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? डिजिटल कैमरा का मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से एक कैमरा जो होता है, जैसे जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है ये भी डिजिटल कैमरा है, ये वीडियो बन रहा है, उसी प्रकार से इमेज भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट कैसे होता है? क्योंकि ये इनपुट लेता है, क्योंकि कैप्चर करता है। अब यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है सिलेबस का वो आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है? तो ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम को, है ना, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं, वैसे डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को हम इनपुट प्रदान करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है? इनपुट लेना और लिए हुए इनपुट को क्या करना? प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के बाद क्या देना? आउटपुट प्रदान करना। ठीक है, तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन, मेन प्रोसेस क्या हो गया यहाँ पर? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट प्रोवाइड करना। इनपुट जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रोसेस लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर होते हैं। ठीक है, लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पे प्रोसेस होता है किया हुआ इनपुट, और आउटपुट जो है आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर समझ लिया जाए कि कंप्यूटर का मुख्य जो काम होता है वो क्या? इनपुट लेना, इनपुट को एक्सेप्ट करना, लिए हुए इनपुट को लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। जब हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वो इनपुट होता है क्या? डाटा। और जब हम इनपुट कर दिए और इनपुट हमारा प्रोसेस हो गया तो प्रोसेस इनपुट को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर लिखे हुए प्रोग्राम के आधार पर उसे प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसके पश्चात हमें मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। और उसे हम देख पाते हैं किसकी सहायता से? आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस में आप देखेंगे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, लाइट, पेन, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो कैमरे की बात हो रही है, कैमरा, डिजिटल कैमरा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जॉयस्टिक, ठीक है। ये सारे क्या हो जा रहे हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस हो जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हो ताकि वो लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर उसे प्रोसेस कर सके और हमें मीनिंगफुल आउटपुट, जो कि हमारी जरूरी सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होता है, वो हमें प्रदान कर सके। वो दी हुई इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट को हम आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देख सकते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस होता है पहला मॉनिटर, ठीक है, यानी कि स्क्रीन, जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। क्या? मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, हार्ड कॉपी में मिल जाता है। जब आप इसका नोट्स देखेंगे तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे या आप उसमें मोबाइल ऐप पे देखेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप देखेंगे तो यहाँ जो आप देखेंगे वो सॉफ्ट कॉपी होगा। लेकिन जब उसे आप प्रिंट निकाल लेते हैं और हार्ड कॉपी में लेते हैं तो किसकी सहायता से लेते हैं? तो ये प्रिंटर की मदद से लेते हैं, जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है। आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके
डिवाइस में स्पीकर होगा और स्पीकर होता है क्या, आपका आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए वीडियो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से आपको ऑडियो आ रहा है, यहाँ प्रिंटर है, प्रिंटर के माध्यम से आप क्या देख पा रहे हो, आप हार्ड कॉपी निकाल पा रहे हो। तो क्लियर हो रही है बात। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था जिसका हमने यहाँ पर विश्लेषण अच्छे तरीके से कर लिया। क्वेश्चन का बैकग्राउंड था इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वह इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए हम डेटा प्रोवाइड करा पाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में ये सारे डिवाइसेस जो है काउंट होते हैं। प्रोसेस लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम देख पाते हैं। कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एवं अन्य इत्यादि। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस, ये हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं आउटपुट, स्टोरेज, फ्लश, ये सारे नहीं है, गलत है आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी यूनिट्स के ऊपर में है। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स के ऊपर है, और मेमोरी यूनिट्स का एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर होगा। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए अभी फिलहाल के लिए आप देखिए, जो बिट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये जो बिट होता है बेसिकली किससे बना हुआ होता है, ये जो बिट है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बिट है, क्या बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट, जिसमें बी और ये आखिरी का इट, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बिट। ठीक है, तो ये बिट कहलाता है, बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी आप डेटा यूज करते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के माध्यम से ही स्टोर की जाती है हर एक फाइल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो बिट है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट। अब यहाँ पर देखेंगे बिट, इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ क्या, ग्रुप ऑफ 4 बिट, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, उसे क्या कहते हैं हम, निबल कहते हैं। एक और क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं, निबल क्या होता है। तो निबल जो होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ 4 बिट होता है। और यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट जो अपन समझें, ग्रुप ऑफ 8 बिट, उसको क्या कहते हैं हम, 1 बाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बाइट यानी कि किलो बाइट, है ना। यहाँ पर देखेंगे अपन क्या, किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट कितना हो जाएगा, तो 1024 बाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1024 बाइट। और यहाँ पर देखेंगे 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट कितना हो जाएगा, तो 1024 क्या हो जाएगा, किलो बाइट। ठीक है, इसी प्रकार से अपन और आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट क्या हो जाएगा, तो 1024 मेगाबाइट। फिर इसी प्रकार से हम देते हैं जीबी के बाद में क्या आता है, टीबी आता है, टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट क्या हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या, टेराबाइट के बाद क्या आता है, यहाँ तक तो सबको पता रहता है, बिट, निबल, बाइट। फिर उसके बाद क्या होता है, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। अब इसके बाद जो आता है वो क्या हो जाता है आपका 1 पीटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। पीटाबाइट के बाद में आता है आपका एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट क्या हो जाता है, तो 1024 क्या
पीटाबाइट, ठीक है। इसके बाद आता है एक्साबाइट के बाद में आपका एक्साबाइट के बाद में आ जाएगा आपका 1 ज़ेट्टाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट। 1 ज़ेट्टाबाइट के बाद आता है 1 योट्टाबाइट, ये हो जाएगा 1024 आपका ज़ेट्टाबाइट, ठीक है। 1 ब्रोंटोबाइट जो है वो किसके बराबर हो जाता है 1024 आपके ज़ेट्टाबाइट के, और एक हो जाता है आपका 1 जियोबाइट, ठीक है, इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट। तो इस प्रकार से पूरा ये जो आपका बिट बाइट मेमोरी यूनिट्स होते हैं वो डूबे हुए होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि आप इनको समझ लीजिए कि 1 TB इक्वल टू क्या, तो 1024 GB। अब इसको GB को देखेंगे तो 1 GB कितना होता है 1024 MB। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि 1 MB में कितना बिट होता है, तो आपको ऐसे ही बैक ट्रैकिंग करते हुए क्या करना है, उसको सॉल्व करके वो यूनिट लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के फॉर्म में वो पूछा जाएगा कि कितना यूनिट एक्चुअल में होता है। तो क्वेश्चन जो था आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रमों में व्यवस्थित किया जाए तो क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए सबसे छोटा जो होता है यूनिट, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बाइनरी डिजिट, जिसको हम बिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिट सबसे छोटा है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिट होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन बिट दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, बिट के बाद कलेक्शन ऑफ यानी ग्रुप ऑफ 4 बिट क्या होता है, निबल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे निबल सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है, ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए निबल आ गया, निबल के बाद में क्या होता है, बाइट आता है, यानी ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ 8 बिट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइट। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, बाइट होना चाहिए। यहाँ पर है क्या बाइट, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। यहाँ पर है क्या बाइट, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो कुल मिला के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिला जो सही क्रम में गया हुआ है। तो अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पहला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बिट, निबल, बाइट, टेराबाइट, ये ऑप्शन सही होगा। बाकी डिटेलिंग में मैंने यहाँ पर सभी को बता दिया ताकि आपको आगे तक की सारी चीजें क्लियर रहे। इसमें से पूछे चाहे इनमें से अगर पूछ ले कि जीबी, टीबी और योट्टाबाइट, जोट्टाबाइट में कौन सा बड़ा है, आसानी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ये निबल, बाइट और यहाँ पर किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सारा चीज यहाँ पर आपको मैंने बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई का कॉन्सेप्ट जो है, जो लॉजिक है वो कहाँ पर आता है, आपका प्रिंटिंग मैकेनिज्म पे आता है, प्रिंटिंग क्वालिटी पे आता है। प्रिंटिंग क्वालिटी को इस तरह से यहाँ पर मापी जा सकती है कि डॉट्स पर इंच, कितने डॉट्स पर इंच आ रहे हैं, जितने ज़्यादा नज़दीक, जितने ज़्यादा घने डॉट्स जो हैं पर इंच में होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट जो है आउटपुट में हमको देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन डीपीआई दर्शाता है क्या, डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट नहीं है, डॉट पिक्सल इंक नहीं है, डायग्राम पर इंक नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए होगा, सही उत्तर डीपीआई। और ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, तो ये प्रिंटर की क्वालिटी से। और प्रिंटर की क्वालिटी किस प्रकार से मापी जाएगी, यहाँ पर डॉट पर इंच, यानी 1 इंच पे कितने डॉट होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट वहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के
बैकग्राउंड से सवाल पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर जो है डिवाइस है जिसमें डेटा एक से अधिक बार रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, यानी कि उसमें फिर से रीराइट नहीं कर सकते। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी डिवाइस होते हैं, जब सीडी और डीवीडी की बात होती है तो जब रीराइटेबल सीडी होती है, रीराइटेबल सीडी का मतलब होता है वो नॉर्मल सीडी से अलग होती है। नॉर्मल सीडी जो कि 700 MB के साइज के साथ में उपलब्ध होती है, उसको हम एक बार जब राइट करते हैं तो दोबारा उसमें हम किसी भी प्रकार से लिख नहीं सकते जब उसकी पूरी स्पेस को हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, जितना भी डेटा उसमें जा चुका है हम उसको मिटा करके फिर से डेटा नहीं भर सकते। लेकिन रीराइटेबल सीडी जो होती है उसका यह वर्किंग कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि अगर उसमें कोई डेटा भरा हुआ है और हम उसको अगर डिलीट करके फिर से नया डेटा भरना चाहें तो हम उसमें कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पास पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को जब अटैच करते हो आप सिस्टम पे, तो आप अगर उसमें डेटा है और उस डेटा को आप खाली करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल करते हो Ctrl+A और उसके बाद डिलीट का बटन दबाते हो तो उसमें से सारी फाइल डिलीट हो जाती है और वापस से जिस साइज की आपकी पेन ड्राइव थी उतना साइज आपके पास में फिर उपलब्ध हो जाता है डेटा को शेयर करने के लिए। तो उस तरह से जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें रीराइटिंग का फैसिलिटी होती है वो रीराइटेबल सीडी या रीराइटेबल डिवाइसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो CDR है वो जो है आपका रीराइटेबल डिवाइस नहीं है। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, आप उसमें सिर्फ एक बार ही चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डेटा को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें नहीं लिखा जा सकता, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो आप सभी को मैं बताऊं कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है। भाई कैसे हम जैसे बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज को हम यहाँ पर कंप्यूटर की टर्म्स में कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर जब कंप्यूटर की बात जब करते हैं, कंप्यूटर की भाषा की जब बात करते हैं, वो होता है लो लेवल या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में वो बात करता है। तो यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो होती है, जिन लैंग्वेजेस पे हम कुछ लिख पाते हैं और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हुए उसे वैसा रिप्रेजेंट करता है और उस प्रकार से उसको यूज करता है जिस पर्पस के लिए उस प्रोग्राम को लिखा गया। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस में देखेंगे तो बेसिक एक लैंग्वेज थी फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म, यानी देखो फॉरट्रॉन है ना, ये भी एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन नाम की एक लैंग्वेज थी। कोबोल ये भी एक लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन 4 है यानी ऑप्शन डी IBM एक कंपनी का नाम है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी का नाम है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। IBM कंप्यूटर्स पे डील करती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो यहाँ पर IBM इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर C प्रोग्रामिंग है, C++ है, C# है, इसके साथ साथ जावा है। ठीक है, इसके साथ साथ .NET है, समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि रिएक्ट है। ये सारी जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जिसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग्स करके जो है कुछ प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा नहीं है, तो IBM नहीं है क्योंकि IBM एक कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ देखिए खूब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड से लिया गया है। किसके लिया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको मैं बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई, इसके बारे में बताइए आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का इंटरफेस है बिटवीन यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है, एक बीच का एक बंदा है जो कि आपके हार्डवेयर को
और यूजर को आपस में तालमेल बनाने में मदद करता है। क्लियर हो रही बात? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में तालमेल बिठाने के लिए जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर जो बात हो रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है दो कैटेगरी में होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से वर्क करने के लिए जो बैकग्राउंड जो उसके लिए ज़रूरी होता है, एक एनवायरनमेंट जो ज़रूरी होता है, एक इकोसिस्टम जो ज़रूरी होता है, वो सारे इकोसिस्टम को, वो सारे बैकग्राउंड को मेंटेन करता है ताकि डिफरेंट एप्लीकेशन, भिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैं आपको दे दूं जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर हो गया, MS ऑफिस हो गया। आप MS ऑफिस में तब काम कर पाओगे, आप VLC मीडिया पे तब देख पाओगे कुछ मूवी जब आपको उसको चलने के लिए, यानी VLC मीडिया प्लेयर या MS ऑफिस को प्रॉपर ढंग से चलने के लिए जो बैकग्राउंड के लिए जो चाहिए होता है एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, सही ढंग से सुचारू रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो बैकग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल एक तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा हो गए डिवाइस ड्राइवर्स। क्या हो गए? आपके डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं आप पूछेंगे, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसके साथ में आपने स्पीकर लगा लिया, गाना सुनना है आपको, VLC मीडिया प्लेयर पे आपने प्ले कर लिया एक ऑडियो, वीडियो चला लिया, आपको मूवी देखना है, तो आप जो वीडियो देख पा रहे हैं और जो ऑडियो सुन पा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ स्पीकर को लगा दिया सिस्टम में तो डायरेक्टली बिना साउंड ड्राइवर के इंस्टॉल किए, बैकग्राउंड दिए हुए हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। अगर हम उसको कनेक्ट भी कर लेंगे तो भी हमारा साउंड नहीं आएगा। हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं और अगर हमने लैंड ड्राइवर अगर नहीं डाला है तो हमारा नेटवर्क भी नहीं अपीयर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाकी सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। क्लियर हो रही है बात यहां पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर दो पार्ट में क्लासिफाई हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली रन और एग्जीक्यूट कराने के लिए। दोनों का एग्जांपल बता दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैंने बता दिया VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, ठीक है, और MS ऑफिस। ठीक, ये सारे उसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके है, तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सभी वही काम करते हैं जिस प्रकार से सब काम करते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस। क्लियर है? ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है? अब यहाँ पर हम देखेंगे इंटरनेट और ईमेल से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ईमेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईमेल जो होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? यूजर नेम, ठीक है, @ डोमेन नेम डॉट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपका भी होगा, जैसे यूजर नेम तो कुछ भी नाम ले लो यहां पर, @gmail.com,
क्लियर है? ये मान लेते हैं एक ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी के हिस्से देख लो, ये क्या हो गया आपका फ्रंट। @ के पहले जो पार्ट होता है वो कौन होता है? यूजर नेम। क्या होता है? यूजर नेम। ठीक है, अच्छे से समझना। ईमेल एड्रेस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, यूजर नेम @domain.type of organization। तो यहाँ पर @ के पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका? यूजर नेम। कुछ भी नाम हो सकता है, उसमें नाम, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। @ फिर उसके बाद डोमेन। डोमेन मतलब जहां पर आपके ईमेल वगैरह जाके स्टोर होते हैं, जैसे ये गूगल का मेल है, उसके गूगल के सर्वर पे जाके स्टोर होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है .com, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल, EDU लिखा हुआ है तो एजुकेशनल है, समझ में आ रही बात? तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो @ होता है वो क्या करता है? देखिए ये हो गया यूजर नेम, ये क्या हो गया? यूजर नेम। @ क्या होता है? ये सेपरेट करता है। क्या सेपरेट करता है? किसको सेपरेट करता है? तो ये यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है। क्लियर है? मतलब ये भी बताता है कि ये यूजर नेम इस डोमेन में उपलब्ध है। क्लियर हो रही बात? @ क्या करता है? सेपरेट करता है यूजर नेम को डोमेन नेम से, और इसको इसी ढंग से भी समझ सकते हैं कि ये यूजर नेम इस डोमेन में उपलब्ध है। क्लियर है? डॉट जो है, यहाँ जो डॉट लगा हुआ है वो क्या करता है? क्या सेपरेट करता है? डोमेन को टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक करता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक करता है। ठीक है, वहां पर उसको सेपरेट कर रहा है, क्या? डोमेन और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, gmail.com। क्लियर हो रही बात? तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ईमेल का जो हमको जानना था, ताकि हमसे अब कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हमको एटलीस्ट इसका फॉर्मेट पता है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूजर नेम @domain.type of organization, तो यहाँ पर इस प्रकार से यूज होता है, इसमें @ यूज होता है, डॉट यूज होता है, और उसके आजू बाजू ये सब रहते हैं, यूजर नेम, डोमेन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है? तो पीरियड यानी डॉट, @ स्पेस, _। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका स्पेस है, स्पेस वो यहां पर इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल E10 में फॉर्मूला लिखने हेतु सही विकल्प क्या है? ऑप्शन लिखा हुआ है A1 + B1 + A1 + B1 सम A, B, D इक्वल, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है? A1 + B1, लेकिन उससे पहले लगा हुआ है इक्वल टू। एक्सेल की बात करूं तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं MS ऑफिस की। किसकी? MS ऑफिस की। ठीक है, MS ऑफिस से रिलेटेड ये उस बैकग्राउंड का क्वेश्चन है। क्या है? एक्सेल। तो एक्सेल बेसिकली यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए। जब भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है हम या तो MS एक्सेल में करते हैं या तो MS एक्सेस में करते हैं। तो एक्सेल जो होता है बेसिकली रो और कॉलम में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक्सेल जब भी आप ओपन करेंगे इस प्रकार से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में यहाँ पर डेटा को हम लिखते हैं, स्टोर करा पाते हैं। ये जो पार्ट होता है, कौन सा? ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये, इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किस क्या कहते हैं? ये सारे क्या है? ये जो क्रॉस सेक्शन पे आता है, जो बॉक्स बन रहा है, वो सब क्या है? ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल। ये क्या है? रो है। क्या है? रो यानी रोज। और ये क्या है? कॉलम। क्या है? कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो बीच पे ये जो डब्बा बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। जब हम इस सेल पे कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हमें हमेशा क्या लगाना होगा? इक्वल टू का साइन। इक्वल टू लगाने के बाद आप जो भी एडिशन करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मूला वहां पर यूज करना चाहते हैं, वहां पर इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि इसी में सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो किसी भी सेल पे जाइए, इक्वल टू लगाइए और उसके बाद जो भी ऑपरेशन, चाहे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A1 + B1 इक्वल टू साइन के साथ में। आगे बढ़ते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो डैश इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिकली एक सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी प्रकार से बातचीत कर रहे हैं।
क्लियर है? तो हम किस प्रकार से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ साथ किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है वो इंटरनेट से लेके कम्युनिकेशन तक का बैकग्राउंड है जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपन, हम जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहेंगे, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, एक या एक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, तथा बात करते हुए एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को कि ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगह पे बैठे हुए लोग किसी लिंक के माध्यम से किसी एक ऐसे कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, जैसे कि गूगल मीट के माध्यम से अगर हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप में ही वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें भी एक से अधिक लोग जुड़ जाते हैं और सभी लोग का कैमरा ऑन होता है तो हम कैमरे की मदद से सामने वाले व्यक्ति को देख भी पाते हैं और उसकी बात सुन भी पाते हैं। तो ये जो चीज है वो बेसिकली क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली मतलब क्या हो गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो देखो, टेली ऑफिसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग, टेली शॉपिंग, तो इसमें जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीफोन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह पे रहते हुए अलग अलग जगह पे रहने वाले सभी लोगों को हम कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अपनी बात रख भी सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होगा? तो यहां पर फिर जो बैकग्राउंड है MS ऑफिस का है और इस बार एक्सेल से नहीं पूछा है, वर्ड से सवाल पूछा है। वर्ड बेसिकली क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक ऐसा पेज होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? खूब सारे टाइप करके डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, उसमें इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। और जो लेआउट वर्ड प्रोसेसर हमको प्रोवाइड करता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, किसी प्रकार से सेंटर अलाइन, हम फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें वर्ड प्रोसेसर में फैसिलिटी के तौर पे टूल बार के माध्यम से करने को मिलती है, हम वो सारी एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होगा? तो देखिए, MS ऑफिस में बहुत सारे जो उसके टूल्स हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS ऑफिस हो, MS एक्सेस हो, MS का माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन हो, समझ में आ रहा है? इन सारी चीज़ों में हम कुछ शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हमको कोई कंटेंट को कॉपी करना है, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब MS ऑफिस की ही बात कर रहा हूँ। जब हम कोई कॉपी करना चाहते हैं तो हम उस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं, तो वो कंटेंट क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। जहां पर हमें पेस्ट करना होता है वहां पर Ctrl+V करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो पेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमको कट करना होता है तो Ctrl+X करते हैं, तो वहां से कट हो जाता है, और पेस्ट करना है तो वही Ctrl+V कर देते हैं। इसी प्रकार से जब सेव करना है तो Ctrl+S करते हैं, तो क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट सेव होने लगता है। जब पहली बार Ctrl+S करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सेव एज के मोड में ओपन होता है और उसे वो फाइल नाम के साथ में सेव करता है। कहां पर सेव करना है उसका लोकेशन पूछता है, हम उसे वहां पर सेव कर देते हैं। उसी प्रकार से जब फाइल सेव हो चुकी है और बार बार जब उसको Ctrl+S दबाते हैं तो वहां सेव की हुई फाइल में ही रीसेंट के अपडेट भी सेव हो जाते हैं जाके। इन केस अब आपको इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो फाइल में जाके, सेव एज में जाके फिर से उसका नाम देके, लोकेशन देके आप उसको सेव कर सकते हैं। तो यहां पर जो सवाल पूछ रहा है वो बेसिकली क्या पूछ रहा है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पे क्या होगा? ऑप्शन ए है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है,
बी सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, सी ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है, डी करंट डॉक्यूमेंट जो है बंद हो जाता है। ये 4 ऑप्शन इस सवाल में पूछे जा रहे हैं, जिसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली आप एक नाम के साथ एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सेव कर सको। क्लियर है बात? तो शॉर्टकट्स तो आपको पढ़ पढ़ के यानी यूज कर करके ही आएंगे, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आप पढ़िएगा उन्हें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर डैश में जुड़ता है। अब देखिए यहां पर हमें अगर इंटरनेट से जुड़ना है, ठीक है, अगर किसी कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ में जुड़ना है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज होगी वो क्या होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? वो होते हैं एक मिनट, क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो वेंडर होते हैं जैसे कि जियो, जैसे कि एयरटेल, जैसे कि फॉक्सटेल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर्स वो फैसिलिटी देते हैं कि आपके रेसिडेंस पे, आपके ऑफिस पे, स्कूल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे कनेक्शन देते हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन देते हैं। और जब आपको वो कनेक्शन देते हैं तो एक मॉडम नाम का डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। मॉडम, राउटर, इस टाइप के डिवाइसेस को वो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और इस मॉडम का ही फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का ही फुल फॉर्म होता है क्या, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। जब किसी कंप्यूटर को आप इंटरनेट के माध्यम से चलाना चाहते हो, ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया उसका माउस, ठीक है, ये हो गया सीपीयू, ये हो गया मॉनिटर। इस कंप्यूटर सिस्टम को जब आप क्या करते हो, इंटरनेट इसमें चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर एक डिवाइस आएगा क्या, मॉडम, ठीक है। ये मॉडम जो होगा ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ में अटैच होगा, और यहाँ पर आएगी टेलीफोन लाइन। क्या आएगी, टेलीफोन लाइन। वो टेलीफोन लाइन जो यहाँ पर पहुंचेगी मॉडम पे, और मॉडम से जुड़ा हुआ है क्या, सीपीयू, और सीपीयू से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। उस तरीके से यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज करते हुए इंटरनेट को यूज कर पाता है। अब देखिए कंप्यूटर जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जो होता है वो यूज करता है क्या, बाइनरी डिजिट्स। जो भी काम करता है वो काहे में, 0 और 1 के फॉर्म में, ऑन या ऑफ के फॉर्मेट में करता है। लेकिन जो मॉडम होता है, समझ में आ रहा है, मॉडम में जो कनेक्शन आता है टेलीफोन लाइन का, जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग लाइन होती है। एनालॉग या डिजिटल में अंतर क्या होता है, एनालॉग कुछ इस तरह से वेव्स होती हैं और डिजिटल कुछ इस प्रकार से होती है। समझ में आ रहा है, 0 या 1 ये इस तरह से क्रश और ट्रफ होता है, और यहाँ पर इस तरह से 0 और 1 का ये सिग्नल्स होते हैं। तो जो टेलीफोन लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होती है एनालॉग में, और जब ये टेलीफोन लाइन कहाँ आती है, मॉडम पे आती है, तो मॉडम क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके, चूंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझता है, समझ में आ रही बात, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझता है, तो मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। तो कंप्यूटर डिजिटल समझता है तो उस डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और यहां पर उसके माध्यम से इंटरनेट को यूज कर पाता है। सिमिलरली कंप्यूटर से जब कोई चीज बाहर जा रही होती है, हम कुछ सेंड कर रहे होते हैं किसी को कुछ डॉक्यूमेंट, तो ये कंप्यूटर से जब डेटा बाहर की तरफ जाता है तो वही रिवर्स प्रोसेस यहां आता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, और यही मॉडम जो है अब क्या करेगा, उसको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और वापस इस टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेज देता है। तो यहां पर इनको विस्तार में इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मॉडम क्या है, तो मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक डिवाइस है जो कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि टेलीफोन लाइन जो है एनालॉग होती है और कंप्यूटर सिस्टम समझता है क्या, डिजिटल, यानी कि 0 और 1 में, एनालॉग नहीं समझता। तो ये कन्वर्ट करके आपको डिजिटल में देता है और इससे बाहर जब डेटा जाता है तो डिजिटल सिग्नल आता है कंप्यूटर से बाहर और यहां पर वो मॉडम से वापस एनालॉग होता है और टेलीफोन लाइंस के माध्यम से एनालॉग सिग्नल के माध्यम से चला जाता है, प्रोपोगेट कर देता है। तो यहां जो क्वेश्चन है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर में डैश में जुड़ा होता है।
क्या इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड? नहीं। इंटरनेट सोसाइटी? नहीं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? बिल्कुल सही। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से कोई भी हो सकते हैं, जियो, एयरटेल, फॉक्सटेल, स्मार्ट लिंक, इस प्रकार से बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बीएसएनएल भी है, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की और उनके माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर सी जो है सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही रूप है? निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही रूप है? तो मैंने ईमेल एड्रेस के बारे में आपको बताया था, उसका फॉर्मेट भी बताया था, क्या? यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम @ ठीक है, क्या? डोमेन डॉट, यहां पर बताया था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जांपल में कॉम आ गया, ठीक। तो यूजर नेम @ डोमेन डॉट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों के बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने समझाया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सेट हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो प्रॉपर यहाँ पर जो है आ रहा है फॉर्मेट में और यही इसका आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि 2 @ नहीं होता, यहाँ पर 1 @ है, ये सही है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर जा रही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर देखेंगे कि डॉट यहाँ पर लगा है, डॉट यहाँ पर लगा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी @ जैसा नहीं है। फिर यहाँ पर भी देखिए @ नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। फॉर्मेट पता था तो आपने इजीली उसको लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर कहाँ छुपा होता है, मतलब डैश छुपा रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिस्क ड्राइवर और लास्ट है आपका ए और बी, यानी ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी डिस्क ड्राइवर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों में। तो देखिए वायरस बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वायरस क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है? इंस्ट्रक्शन, एक कमांड हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। जब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मतलब ग्रुप यानी समूह इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, कुछ कमांड्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। जब प्रोग्राम्स का खूब सारा कलेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर। तो यहां पर देखिए वायरस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको बनाया ही इसलिए जाता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी प्रकार से किसी प्रोग्राम के माध्यम से, किसी फाइल के माध्यम से जब कंप्यूटर सिस्टम में वो एंटर करे, प्रवेश करे, तो उस कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर सके, करप्ट कर सके, इस प्रकार कर सके कि वो कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगे, यूज करने लायक ना बचे। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने लायक नहीं छोड़ना। कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध जो भी फाइल्स हैं, चाहे वो पर्सनल फाइल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, ऑफिशियल फाइल हो, जिस प्रकार की फाइल हो, उन सारी फाइल्स को करप्ट करना, डिलीट करना, उसका रीफॉर्मेट कर देना, उसका फॉर्मेट ही चेंज कर देना, इस प्रकार का वर्क जो होता है वो वायरस करता है। तो बेसिकली कहाँ छुपा होता है, जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा होता है, क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स में अटैच होता है वो .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती है उसके साथ में वो जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, इसके अलावा MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो गया, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उनके साथ में वो अटैच हो जाता है और उनको करप्ट करता है। और जब जब वो एग्जीक्यूट होते हैं, वायरस भी ट्रिगर होता है और वो सिस्टम को करप्ट करता है और रेप्लिकेट होता है और NLP बनाता है और आप कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज पहुंचाता है। तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पे कहां होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा A व B दोनों, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले मैं वायरस, जो कि आम बोलचाल की भाषा में हम वायरस कहते हैं, ये किसकी कैटेगरी में आता है? तो मालवेयर की कैटेगरी में आता है। मालवेयर का फुल फॉर्म अगर देखें तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर
की कैटेगरी में आता है। क्या क्या चीजें आती हैं? तो यहां पर आता है, एक हो गया कंप्यूटर वायरस, एक हो गया वॉर्म, एक हो गया आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इसके बाद आता है एडवेयर, इसके बाद आता है आपका स्पाईवेयर, ठीक है। एक लास्ट हो गया आपका रैंसम वेयर, ठीक है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें एक प्रकार है वायरस, एक प्रकार है वॉर्म, एक है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, तो मैक्रो इस वायरस का प्रकार है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक ये भी वायरस का एक प्रकार है, रेसिडेंट वायरस भी है, एक वायरस का प्रकार है, लेकिन ट्रोजन अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर होगा, ट्रोजन हॉर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किसी प्रकार का प्रयास है। अब यहां पर देखेंगे, इसको हम कहते हैं फिशिंग, ठीक है। फिशिंग ये जो होता है स्कैम्स है, ऑनलाइन स्कैम वगैरह होते हैं, जिसमें होता ये है कि आपको किसी प्रकार से एक फ़ोन कॉल आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉल आता है, जिसके माध्यम से आपको ये बताया जाता है, आपको ये जानकारी या ये सूचना दी जाती है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है, किसी प्रकार से वो सस्पेंड होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके कार्ड का जो नंबर है, जो CVV है, जो पिन है, वो सारी डिटेल आपको हमें बतानी होगी, ताकि हम उसको सस्पेंड होने से या ब्लॉक होने से या एक्सपायर होने से रोक पाएं। जब किसी व्यक्ति विशेष को यह सूचना मिलती है और वह अगर जानकार नहीं है, तो किसी प्रकार से वो क्या करेगा, उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करेगा, और उसको रोकने के लिए उसने ऑलरेडी बता चुका है कि आपको अगर ये काम रोकना है, सस्पेंड होने से या एक्सपायर होने से, डैमेज होने से रोकना है, तो आपको अपना डिटेल बताना पड़ेगा। तो वो जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि ये बैंक से फ़ोन है कि फ्रॉड कॉल है, वह अपनी डिटेल बताते हैं। जब ये डिटेल बताते हैं तो वो OTP के माध्यम से उनसे पूछते हुए डिटेल वहाँ से उनके फंड को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो यह जो होता है, किसी व्यक्ति की पहचान की हेराफेरी कर, समझ में आ रहा है, किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है, तो कंप्यूटर वायरस नहीं है, स्पाईवेयर स्कैम नहीं है, फिशिंग स्कैम ये इसका सही आंसर है। क्या है? फिशिंग स्कैम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप वेब सर्फिंग, ठीक है, वेब सर्फिंग कर पाते हो। यानी जैसे गूगल का क्रोम हो गया, समझ में आ रहा है कौन कौन से होते हैं, तो गूगल का क्या हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला का क्या हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एक हो गया ओपेरा हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक हो गया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार से खूब सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट को प्रॉपरली यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, तो याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, और अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन हुआ करता था। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। तो आंसर नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो उदाहरण कौन सा होगा, मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब वीडियो मेकिंग साइट है, वीडियो चैटिंग साइट है, वीडियो शेयरिंग साइट है, उपरोक्त सभी है। तो वीडियो यूट्यूब क्या होता है, यहाँ पर यूट्यूब बेसिकली एक ऐसा वीडियो का एक प्लेटफॉर्म है, जिसे वीडियो शेयरिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, वीडियो आसानी से उसमें देख सकते हो, वीडियो उसमें अपलोड कर सकते हो और उसको आसानी से शेयर कर सकते हो। तो क्लियर है, ये ऑप्शन हो गया यहाँ पर। यूट्यूब क्या है, तो वीडियो मेकिंग साइट है, वीडियो चैटिंग साइट है, वीडियो शेयरिंग साइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP क्या है? EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को प्रोसेस जब करते हैं किसी भी प्रोसेस के तौर पे,
तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उसे कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी परफॉर्म होता है तो लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस होता है। मैंने बताया था इनपुट आता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट जो है एट द एंड सूचना के तौर पे हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, उसे हम देख पाते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेसिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि इनपुट भी हम जब दे रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से तो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 समझता है। तो जो भी चीजें प्रोसेस होती है इसी प्रकार से होती है। तो यहाँ ईडीपी क्या है, तो इस यहाँ तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर क्या है, फिर आगे जाएंगे। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कलेक्शन है, किसका? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स क्या है? तो प्रोग्राम्स है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। तो जब हम खूब सारे इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। और जब खूब सारे प्रोग्राम्स को, है ना, खूब सारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स को हम ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को आसान बनाने के लिए, जिस भी पर्पस से वो बना हुआ होता है वो पर्पस को फुलफिल कराता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आइदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, आइदर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, आइदर आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर की मदद से। फोटोशॉप है, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर किसी एक पर्पस के लिए बनाया गया कि वहां पर फोटो की एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वहां पर आप वीडियोस को देख सकते हो, जो भी ऑडियो वीडियो होगा वो वहां पर प्ले करा सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर अपना खुद का एक पहचान होता है, खुद की एक उसकी वर्किंग होती है, जिसके लिए वो बनाया गया रहता है, जिस कारण से वो बनाया गया रहता है, उस पर्पस को वो फुलफिल करता है। तो सॉफ्टवेयर यहां पर जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली रन करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट, वैसा वातावरण प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन कर पाए। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या हो गए, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सवाल ये है। लेकिन डिस्क्रिप्शन और बैकग्राउंड हम लोगों ने यहाँ पर ये भी जान लिया। सर्वप्रथम यहाँ पर जो दिया हुआ था, ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी जो है, जॉन डब्ल्यू टुके ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी थी। ठीक है, डेनिस रिची जो थे वो क्या दिए थे सबसे पहले? वो AT&T बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज का जो 1971 में डेवलप हुई थी, सी जो लैंग्वेज होती है उसको उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम GUI के माध्यम से भी जानते हैं, उस नाम से भी जानते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो होता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आज की डेट पे जब लॉगिन होता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप मोड पे जब सामने आता है तो आपको दिखता है माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, कुछ इमेजेस, कुछ छोटे छोटे फोल्डर्स, ये सारी चीजें दिखती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस के माध्यम से आप क्लिक करते हो और क्लिक करके उस जगह पे चले जाते हो, क्लिक करते हुए उस लोकेशन तक चले जाते हो और उस फाइल को ओपन भी कर लेते हो। क्लियर है? लेकिन जब ये नहीं था उस समय कमांड लिख के उस जगह तक पहुंचा जाता था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हो गया, आपके सामने चीजों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, जिसके माध्यम से आप चीजों को आसानी से देख पा रहे हो और उस लोकेशन तक पहुंच पा रहे हो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ज़ोरैक्स कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले, आंसर नंबर सी जो है सही होगा। क्या? ज़ोरैक्स कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले इसका नाम दिया था, इसे शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन मुझे तो दिख रहा है वो सही दिख रहा है, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया
जिस प्रकार से इसका नाम है मल्टी, मल्टी मतलब बहुत, मीडिया, बहुत सारे मीडिया, तो यहाँ पर जो मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया का मतलब ये हो गया बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम, मल्टी टास्किंग, बहुत सारे काम। यहाँ मल्टीमीडिया का मतलब ये हो गया कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सारी चीज़ें। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक वीडियो गेम जो हो गया, वीडियो गेम जो है एक मल्टीमीडिया का एग्जांपल हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है, स्कोर चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, चीज़ें वहाँ पर मूव कर रही हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और उसका ऑडियो भी आपको सुनने को मिल रहा है, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं जो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, स्कोर भी चेंज हो रहा है, तो डेटा भी चेंज हो, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों में के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। बाकी ये सारे ऑप्शंस जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, अब देखिए ईमेल का ये तीसरा क्वेश्चन है। अब समझ लीजिए कि ईमेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है, चाहे फॉर्मेट हो, चाहे उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेट को चेक करना हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है स्टोरेज एरिया, तो ईमेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, आपका एक इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स होता है, एक होता है आउटबॉक्स होता है ना, आउटबॉक्स होता है, एक होता है सेंट होता है, ठीक है, एक थ्रैश होता है। इस तरह से बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए होते हैं, जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उस प्रकार के फोल्डर में अपन जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। इनबॉक्स वो फोल्डर हो गया जहाँ पर दूसरे द्वारा भेजे गए सारे ईमेल जो है हमें रिसीव होते हैं और यहाँ पर हम उसको देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पे हम उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। ईमेल को एक्सेस करने के लिए हर समय हमें इंटरनेट से जुड़े होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि मैं अगर किसी को मेल कर रहा हूँ तो सामने वाले को मेल चला भी जाएगा, लेकिन जब वो अपना डेटा ऑन करेगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आएगा तो उसे वो मेल रिसीव हो जाएगा, उसके आउटबॉक्स में वो रखा रहेगा और जैसे ही वो नेट चालू करेगा उसे वो मिल जाएगा देखने को। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट और थ्रैश, जो भी चीज़ें हम डिलीट कर रहे हैं वो थ्रैश में चला जाता है, जो सेंट नहीं हो पाया आउटबॉक्स में चला जाता है, जो सेंट हो गया वो सेंट वाले फोल्डर में, तो हमने किसी को भेजा था तो हम सेंट में देखेंगे, हम भेज रहे थे और ड्राफ्ट हो गया तो यहाँ आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है। इनबॉक्स में दूसरे द्वारा भेजा गया हमारे पास में जो मेल आया है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर ये होता है, ये क्या हो गया आपका मेल बॉक्स, मेल बॉक्स जिसके अंदर आपका पूरा ईमेल आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है URL जो होता है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। तो ये जो पार्ट है ये हमेशा जो आपका वेब ब्राउजर होता है उसका जो एड्रेस बार होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा HTTP प्रोटोकॉल है :/www. जो भी लिखा है, जैसे google.com लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये उसका क्या है, आपका एक एड्रेस है जिस एड्रेस को आप ओपन करना चाह रहे हो अपने ब्राउजर पे। तो जब आप ये टाइप करते हो हमेशा से होता है URL पे एक HTTP लिखा हुआ होता है और एक होता है HTTPS, ठीक है। तो HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं HTTP को, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रहता है, ये वाला जो पार्ट होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो HTTP है, HTTPS है, ये कौन है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है, प्रोटोकॉल है। तो यहाँ देखो होस्ट है क्या, डोमेन है क्या, प्रोटोकॉल है क्या, डोमेन एड्रेस है क्या, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ये क्या है, HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। तो जब भी हम एड्रेस बार पे कुछ भी टाइप करते हैं और हम उसको वहाँ पर सर्च का बटन दबाते हैं, क्लिक का बटन दबाते हैं, एंटर का बटन दबाते हैं, तो जो पेज खुल के आता है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा वहाँ पर वो लिखे हुए हमारे एड्रेस पे वो वेब पेज हमको हमारे सिस्टम पे खुल के देखने को मिलता है। तो HTTP क्या है, प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से FTP होता है, इसी प्रकार से SMTP होता है, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे DuckDuckGo है एक क्या, तो ये DuckDuckGo क्या है, सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, आपको पता होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है जो व्यापम की परीक्षा में पहले पूछा गया है। तो DuckDuckGo क्या है, एक सर्च इंजन है।
उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? जिस भाषा में हम लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम जो टाइप करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी हो गई? इंग्लिश हो गई। इंग्लिश के माध्यम से हम लिख रहे हैं। तो ये लैंग्वेज जो है, जो प्रोग्रामिंग में हम इंग्लिश का यूज़ करके प्रोग्रामिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, प्रोग्रामिंग के रूल के यानी उस लैंग्वेज के रूल को फॉलो करते हुए जो हम कोडिंग कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा में कर रहे होते हैं? हम हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है। लेकिन कंप्यूटर किस भाषा में समझता है? लोअर लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर ये जो आपका इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, इन लोगों की मदद से क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। और जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता है कि वो क्या लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, उसका पर्पस क्या था, और लिखा गया है तो उससे करना क्या है। तो उस प्रकार से उसे वैसा एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? तो कंपाइलर भी बदलता है, इंटरप्रेटर भी बदलता है। कौन कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कौन? इंटरप्रेटर। दोनों में अंतर है एक छोटा सा, ठीक है? क्या अंतर है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है? कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, है ना? और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्लो है, ये फास्ट है। समझ में आ रहा है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दोनों के माध्यम से ये काम होता है। अगले पेज में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 28। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं क्या? तो आपको मैं बताऊं, जो मेमोरी है, ये जो बैकग्राउंड है क्वेश्चन का, वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी जो है आपकी दो प्रकार की होती है। क्या होती है मेमोरी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है क्या? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, उसके अंदर एक होता है रैम, एक होता है रोम, एक होता है क्या? कैश, ठीक है। अब जो रैम होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो होती है वोलाटाइल, वोलाटाइल या टेम्पररी मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का अर्थ ये होता है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं सिस्टम में, तब तक चीजें उसमें स्टोर होती हैं। जैसे ही पावर कट हुआ, वैसे ही उसमें उपलब्ध सारी जानकारियां जो है वाइप आउट हो जाती हैं, चली जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। जब रीस्टार्ट करोगे तो हम फिर से उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखता। लेकिन चीज़ें जब रोम में रहती है तो हमेशा वो एज इट इज़ खुलती है, हमेशा, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, 10 दिन बाद चालू करो, वो वहीं से शुरू होती है। समझ में आ रहा है? वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए, वो सारे सेकेंडरी डिवाइसेस है, जिसमें डेटा नॉन वोलेटाइल रूप से उपलब्ध होता है। यानी किसी भी समय आप उसको लगाइए, हटाइए, लगाइए, वो डेटा उसमें मौजूद रहेगा, हटेगा नहीं। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। उसे कहते हैं क्या? वोलाटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। आप ये भी ग्राफ देख लीजिए कि मेमोरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर रैम, रोम, कैश, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, इस तरह से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर मतलब एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस के बैकग्राउंड का क्वेश्चन। क्लियर है? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। मॉनिटर किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का, जैसे ये स्क्रीन है, इसको डायगोनली इसको मापा जाता है।
ठीक है, अलग अलग प्रकार के मॉनिटर स्क्रीन उपलब्ध होते हैं। पहले CRT आता था, फिर उसके बाद LCD आया, फिर LED आया, फिर प्लाज्मा आया, है ना। TFT भी एक होता है, TFT मॉनिटर। तो अलग अलग टाइप के मॉनिटर जो है कंप्यूटर के उपलब्ध रहे हैं मार्केट में, अभी भी हैं, और अलग अलग उनकी क्वालिटी, अलग अलग उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। लेकिन इसमें जो इनकी क्वालिटी है, इसको कैसे आकार, डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, डायगनली मापा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है कैसे, जिगजैग नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली नहीं, डायगनली। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ में एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं यूपीएस। यूपीएस एक प्रकार से बैकअप का काम करता है। जब भी लाइट गोल होती है, कंप्यूटर सिस्टम जब हम चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कंप्यूटर में काम करते समय इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट गोल हो जाती है, बिजली कट जाती है, उस समय कंप्यूटर रैंडमली बंद हो जाता है, तुरंत उसी समय बंद हो जाता है। तो जिस प्रकार हम उस समय काम कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा काम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और उसमें जो काम कर रहे थे वो काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, और वो सेव भी नहीं कर पाए हम, तो वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, सेव नहीं हो पाती। तो ये जो पार्ट है यूपीएस, ये यहाँ पर बैकअप के तौर पे क्या करने के लिए, बैकअप के तौर पे हमें 15 से 20 मिनट का एक बैटरी बैकअप जैसा शॉट हमको देता है। लाइट गोल होने के बाद भी 10-15 मिनट तक हमको समय देता है, कंप्यूटर उस समय चलता है, हम उसमें चीज़ों को सेव कर लें और उसके बाद उसको प्रॉपरली शट डाउन कर दें, जिससे कंप्यूटर सिस्टम खराब होने से भी बच जाता है। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है लास्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को आंसर की मिल जाएगा। आंसर की आप देख लीजिए कि जो जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।